हाय एवरीवन। मैं रोहन यादव आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आप सभी लोगों से डिस्कस करने वाला हूं समाजकारी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आप सभी को पता है कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पर सोशल वर्क के संदर्भ में संपूर्ण जानकारी प्रोवाइड कराता हूं। जैसे कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पर शाम 5:45 PM पर KGMU यानी MSSO ग्रेड 2 की क्लासेस प्रोवाइड कराता हूँ शाम 5:45 पर। प्रतिदिन ये क्लास चलती है और KGMU यानी किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी का यूनिट 5 यानी 50% सिलेबस कवर हो चुका है। इसकी PDF स्टेप बाय स्टेप यानी यूनिट के क्रम में भी आप लोगों को जैसे जैसे टॉपिक हो रहा है वैसे वैसे PDF भी आप लोगों को टेलीग्राम पर प्रोवाइड कराया जा रहा है। और कल ही मैंने इसका प्लेलिस्ट आप लोगों को टेलीग्राम पर डाल दिया है, 1 से लेकर 5 तक पूरी वीडियोस हैं वहाँ पे। आप पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी तरफ मैं शाम 7:05 पे आप लोगों की क्लास स्टार्ट करता हूँ शाम को ही UGC नेट JRF के लिए जून 2025। ये एक नया बैच है, नया बैच आप सबके लिए स्टार्ट किया है। इसकी फीस मात्र 4000 रुपीज़ रखी गई है। अगर आप वन टाइम पेमेंट करते हैं तो 4000 में आप ये क्लास परचेज कर सकते हैं UGC नेट की, ठीक है, जिसका एग्ज़ाम जून 2025 में होने वाला है। और यदि आप किस्तों में फ़ीस देना चाहते हैं तो उसकी फ़ीस वहाँ पर 5000 हो जाएगी, जो 2 भागों में डिवाइड हो जाएगा। 2500 रुपये करके 2 किस्त आप लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड कराई जाएगी और 2 किस्तों में आप ये क्लास जो है ले सकते हैं। यहाँ यूनिट के रूप में आप लोगों के एक एक PDF आपको प्रोवाइड कराई जाएगी और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप आपको वीडियो का लिंक भी आपके ग्रुप में प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है। अधिक जानकारी यदि आप चाहते हैं सोशल वर्क के संदर्भ में तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप नोट कर सकते हैं। आप चाहे व्हाट्सअप भी कर सकते हो और कॉल भी कर सकते हो। नंबर है 8506031308। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है और व्हाट्सअप नंबर भी है। आप इस पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। UGC नेट की क्लास को ज्वाइन करने के लिए या आप MSSO की क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं उसके लिए भी, यदि आप एम्स का ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में ऑफ मेडिकल साइंस की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। परंतु ध्यान रहे KGMU के नोट्स आप लोगों को नहीं प्रोवाइड कराए जाएंगे अभी, ठीक है। ये जब एग्ज़ाम के 1 महीने बचेंगे तो उस समय आप लोगों को नोट्स दिए जाएंगे KGMU के। केवल इस समय KGMU का मैं अपने YouTube चैनल पर इसके लाइव क्लासेस प्रोवाइड कराता हूं और उसके पर डे के नोट्स भी वहां पर मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराता हूं, ठीक है। और मात्र KGMU की जो फीस रखी गई है वो 3000 में रखी गई है। 3000 में KGMU की क्लासेस आप लोग परचेज कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आगामी परीक्षा KGMU की है, आगामी परीक्षा एम्स मेडिकल सोशल वर्क का है, साथ ही साथ UGC नेट का भी है जून 2025 में। देखना है आप लोगों को कि इस तरीके की यदि प्रश्न आते हैं सोशल वर्क में तो आप किस तरीके से इनको टैकल करेंगे। पहले तो इन सभी के बारे में आपको यह स्टडी करना अत्यंत आवश्यक है ना। यदि आप अध्ययन करके रखेंगे तभी आप प्रश्नों का जवाब भी दे पाएंगे। शुरुआत करते हैं प्रश्न। पहला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से मुख्यतः किसके द्वारा सामाजिक व्यवस्था बनाए रखी जाती है। 4 ऑप्शन आपके सामने। एक तो श्रम का विभाजन है, दूसरा कानून है, तीसरा समाजीकरण है, चौथा राज्य रिप्रेजेंट किया गया है। सही विकल्प होगा समाजीकरण, ठीक है। सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए समाजीकरण का एक अहम रोल होता है। अतः इस प्रश्न का जो विकल्प माना जाएगा वह ऑप्शन नंबर आपका पहला करेक्ट जवाब होगा, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। निम्नलिखित में से कौन सा अनौपचारिक शिक्षा का सबसे छोटा अभिकरण है। इसका मतलब है एजेंसी, इसका मतलब है एजेंसी। समुदाय, विद्यालय, परिवार, धर्म। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है। हालांकि इस प्रश्न का जवाब होगा परिवार।
देखिए, ये आप सभी लोगों को मालूम होगा, घर अनौपचारिक शिक्षा का सबसे छोटा अभिकरण है। यानी आप यहाँ पे परिवार संबोधित कर सकते हैं। परिवार को बच्चे की पहली पाठशाला और माता को उसका पहला गुरु कहा जाता है। और साथ ही साथ अगर मैं आपसे बात करूं तो अनौपचारिक शिक्षा परिवार, समुदाय, मित्र मंडली, धर्म, समाज, खेल का मैदान, प्रकृति वगैरह इत्यादि चीज़ें जो है हमें देखने को मिलती भी है। यह शिक्षा व्यक्ति की ज़रूरतों और रुचियों के मुताबिक होती है। हालांकि इस प्रश्न का जो जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट माना जाएगा, यानी परिवार। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड को लेकर। क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक समूह नहीं है। ये सवाल MSSO ग्रेड 2 के स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, ध्यान से सुनेंगे। तो सामाजिक समूह का पार्ट नहीं है। पहला, कुछ मुद्दों पर चर्चा कर रहे अधिवक्ताओं का समिति। दूसरा, श्रमिक संघ की कार्यकारी समिति। तीसरा, किसी संस्था का प्रबंधन बोर्ड। चौथा, किसी सड़क पर चल रहा घुड़सवार या साइकिल चालक या आप कह लीजिए पैदल व्यक्ति। तो सामाजिक समूह का पार्ट कौन सा नहीं है? आसान सवाल। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर जो है, ये जो सड़क पर चल रहे घुड़सवार है, जो साइकिल चालक है, जो पैदल व्यक्ति हैं, ये सामाजिक समूह का पार्ट नहीं है। ठीक है, इस सवाल का विकल्प जो जाएगा वो 4 वाला ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा एक अब्राहम मैस्लो के द्वारा वर्णित आवश्यकताओं के पदानुक्रम में शामिल नहीं किया गया है? अब ये आपको पता होना चाहिए, अब्राहम मैस्लो के द्वारा आवश्यकताओं का जो पदानुक्रम है वो कितने स्टेज में डिवाइड किए गए हैं। हालांकि वह एक पिरामिड है, इस तरीके से पिरामिड संबोधित किया जाता है। ठीक है, ध्यान देने वाली बात यह है कि पहले शारीरिक आवश्यकता को रिप्रेजेंट किया गया है, उसके बाद जो है सुरक्षा की आवश्यकता को पूरा किया गया है, उसके बाद संबद्धता की ज़रूरतें बताई गई हैं, उसके बाद सम्मान ज़रूरतें बताई गई हैं, और अंत में आपको बताया गया है आत्मसिद्धि की ज़रूरतें। तो क्वेश्चन नंबर 4 में यदि आप मानक आवश्यकता को देखेंगे तो मानक आवश्यकता के बारे में मैंने चर्चा ही नहीं किया है, अतः यहां पर कह सकते हो ये आवश्यकता के पदानुक्रम में शामिल नहीं है। ध्यान देने वाली बात है, अब्राहम मैस्लो एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक है। ठीक है, और इन्होंने बताया है कि इंसानों की ज़रूरतें जो होती है एक पदानुक्रम में होता है ना। ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इंसान जो है एक प्रक्रिया से व्यवहार करता है, और ये बात सत्य भी है। ठीक है, तो सही विकल्प यहाँ पर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य पैरवी, देखिए पैरवी एक प्रकार आश्वासन हो गया, पैरवी हो गया, ठीक है, समानुभूति हो गया, इत्यादि इस तरीके की बहुत सारे सोशल वर्क में टेक्निक है, और यहाँ पैरवी की आचार्य नीति का हिस्सा नहीं बताया गया है। आचार्य नीति का हिस्सा नहीं बताया गया है। अब आपको पता होना चाहिए कि आचार्य नीति क्या है, तभी आप इस सवाल को जवाब भी कर पाओगे। आचार्य नीति का मतलब एक शब्द में समझिए कि सही और गलत व्यवहार का सिद्धांत। सही और गलत व्यवहार का सिद्धांत ही आचार्य नीति को बताता है। यानी ये कह सकते हो कि समाज और मानव कल्याण के लिए अहम तत्व है ये आचार्य नीति, एक एलिमेंट है ये आचार्य नीति। ठीक है, तो इसमें कौन सा पार्ट नहीं होगा? तो मैं आप सबसे कहूंगा कि सेवा प्रयोगिताओं की सीमाओं को मान्यता न देना यह आचार्य नीति का हिस्सा नहीं है। अतः मैं आप सबसे कहूंगा कि जो तीसरा यानी सी विकल्प है ये करेक्ट है। पहला सत्य है क्योंकि ये आचार्य नीति का हिस्सा है, दूसरा भी सत्य है, श्रेष्ठ हित में कार्य करना ये भी पार्ट माना जाता है, और प्रयोगिता की उचित जानकारी देते रहना भी एक प्रकार की आचार्य नीति का हिस्सा है, पैरवी की आचार्य नीति। तो मैं आपसे कहूंगा कि तीसरा यानी आपका विकल्प सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, यूजीसी बच्चे तैयार रहें। देखिए यूजीसी नेट का भी 8 जनवरी को पेपर हुआ है, और जल्द ही आप लोगों को बेसिकली ये स्टार्ट कर दिया जाएगा, आंसर की जारी कर दी जाएगी जल्द ही, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे समझ से एक 7 डेज़ के अंदर, 7 दिन के अंदर यूजीसी नेट का आप लोगों के सामने प्रस्तुत हो जाएगा आंसर की, है ना। तो देखिए
अच्छा, मैंने इसकी यूजीसी नेट की एक नया बैच स्टार्ट कर दिया। रीज़न क्या है कि मुझे पूरा सिलेबस कवर करना है। सिलेबस बहुत बड़ा है यूजीसी नेट का, और ये कवर तब होता है जब हम सही तरीके से 6 महीने इसकी ढंग से स्टडी करें, तब ऐसी परिस्थिति में होता है कि नहीं। तो हिंदी माध्यम से क्लासेस प्रोवाइड कराता हूँ, प्रतिदिन क्लासेस आप लोगों को देता भी हूँ, है ना। तो यहाँ मैंने क्लासेस जो स्टार्ट आप लोगों के लिए किया है, ठीक है। यूनिट के क्रम में सही तरीके से चल रही है, स्टेप बाय स्टेप। आज मैं आप लोगों से बात भी करने वाला हूँ समाज कार्य के सिद्धांतों पर, है ना। लाइव क्लासेस होती है, गूगल मीट पे होती है, रिकॉर्डेड क्लास रहती है। इन केस अगर आप क्लास नहीं ले पाते हैं तो उसकी रिकॉर्ड वीडियो भी आपको मिल जाती है कि नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में, जब प्रतिदर्शों की संख्या 2 से अधिक है परंतु यह पूर्व निश्चित या पूर्व निर्धारित नहीं है, ठीक है, नहीं है, तो इस प्रकार की व्यवस्था क्या कहलाती है, क्वेश्चन नंबर 6 में। और मैं आप सबसे कहूंगा कि यह अनुक्रमिक जो है अनुक्रमिक प्रतिदर्श कहलाता है। सही विकल्प इसका यही माना जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका पहला करेक्ट माना जाएगा, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर पहला वाला सत्य माना जाएगा। इस बात को आप सभी लोगों को ध्यान में रखना। अनुक्रमित प्रतिदर्श, प्रतिदर्श का मतलब होता है सैंपलिंग, है ना। सैंपलिंग दो तरीके का होता है, एक होता है प्रोबेबिलिटी, एक होता है नॉन प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी को समानुपातिक कहते हैं और नॉन प्रोबेबिलिटी को व्यानुपातिक कहते हैं, है ना। संभाव्य प्रतिदर्श और गैर संभाव्य प्रतिदर्श बोला जाता है। इसके कई हिंदी हैं जो इसको भी समझना आप सबके लिए अत्यंत आवश्यक होगा। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि कक्षा में, ठीक है, यानी क्लास में किसी छात्र की रैंक का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मापनी का प्रयोग किया जाता है। देखिए, ये केजीएमयू की क्लास में भी मैं आप लोगों से करवा चुका हूं क्वेश्चन नंबर 7 में। और सही जवाब होगा क्रम सूचक मापनी होता है, पहला विकल्प सही है। क्वेश्चन नंबर 8 में, दूसरे के व्यवहारों की नकल करके सीखने को डैश कहा जाता है। चलो ठीक है, दूसरे के व्यवहार को नकल करके सीख रहे हो, ये आपके लिए आपको आइडेंटिफाई करना है ये किस पार्ट का जो है इसके अंतर्गत चीज़ें शामिल किया गया है। और एक बात तो ये तय है, आप लोगों को बता दूं कि पावलाव और स्किनर यहाँ पे नहीं आने वाले हैं, ठीक है। और ये बेसिकली देखो अवलोकनी पार्ट होता है, अवलोकनी पार्ट होता है। देखो आगे क्या कहता है, और इस प्रकार के अधिगम का अध्ययन करने के लिए शोधकर्ता प्रसिद्ध है। तो प्रसिद्ध कौन है, अवलोकन के साथ बेंडूरा प्रसिद्ध है। अतः पहला विकल्प यानी एक वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में, निम्नलिखित में से क्या सतत विकास का लक्ष्य का भाग नहीं है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का पार्ट नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो मैं आप सबसे कहूंगा कि भाग है, सॉरी मैं बोल रहा था भाग नहीं है, परंतु भाग है, यहाँ पे लिया है भाग है। तो उपभोग भाग है, जलवायु भाग है, ठीक है। उसके बाद अपराध तो नहीं है भाई, और भोजन है। तो आप कह सकते हो कि यहाँ पे जो सेकंड वाला ऑप्शन जा रहा है ABD वाला, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में, हिंदू विवाह अधिनियम है 1955 का, निम्नलिखित में से कौन सी एक विशिष्टता दर्शाती है। क्वेश्चन नंबर 10 में तो तलाक दर्शाती है यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 में, निम्नलिखित में से क्या डिजिटल अभिसरण, यानी बेसिकली देखिए ये कंजर्वेशन से संबंधित नहीं है ना। इसकी भी मैं क्लासेस आप लोगों को प्रोवाइड करा चुका हूँ। जब फैमिली थेरेपी पढ़ा रहा था तो उसके प्रारूपों के अंतर्गत मैंने ये शब्द को शामिल किया था। तो मैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 में आप सबसे कहूँगा कि जो विकल्प होगा भाषा का अनुभव, ये बेसिकली अभिसरण से संबंधित नहीं है। बाकी सूचना हो गया, दूरसंचार हो गया और उपभोक्ता हो गया, ये आपका शामिल होगा। विकल्प यहाँ पे डी यानी 4 ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 में, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की निम्नलिखित में से कौन से अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय कहा है। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सही विकल्प होगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार को बेसिकली इन्होंने भारतीय संविधान का हृदय बोला था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में कि ब्रह्म समाज और आर्य समाज के बीच जो है धर्म से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा विभेदीकरण की विशिष्टता थी, ठीक है। कौन सी विशिष्टता रिप्रेजेंट की गई थी, तो सभी धर्मों को बराबर का दर्जा प्रदान किया गया। इस तरीके की बातें बेसिकली आर्य समाज और ब्रह्म समाज के अंतर्गत दर्शाने का प्रयास किया गया था विभेदीकरण के रूप में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बढ़ेंगे। अगला सवाल आपके सामने कहता है कि बताइए वो कौन सा या किस या सिद्धांत या बेसिकली गांधीवादी सामाजिक क्रिया का प्रतिमान का पालन करता है। अब देखो, विट्रो का नाम तो सुना ही होगा, सोशल एक्शन में इन्होंने अपना तो सिद्धांत दिया है, प्लस में गांधीवादी का भी सोशल एक्शन में सिद्धांत देखने को मिला है। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से पार्ट जो है शामिल किए गए हैं, तो एक तो एकल रणनीति है, दूसरा बेसिकली अगर सॉरी एकल रणनीति नहीं है,
एकल रणनीति गांधी सामाजिक क्रिया का प्रतिमान का पालन करता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। एकल रणनीति नहीं है। नाटकीकरण का सिद्धांत रिप्रेजेंट हो जाएगा, दोहरे दृष्टिकोण का सिद्धांत रिप्रेजेंट हो जाएगा, वैधिकरण का रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो बी सी डी विकल्प सही होगा। और बी सी विकल्प अगर आप देखेंगे 14 का, तो आपका दूसरा विकल्प मिल रहा है, ये विकल्प आपका सही है। FACRA बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, है ना। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे अगर हम बात करते हैं 15 में, तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि FCRA 2010 के अंतर्गत निम्न में से किसे विदेशी अंशदान प्राप्त करने से रोका गया है। ये सवाल आपके सामने दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 15 का है। अच्छा सवाल है और आप इसका अच्छा जवाब भी मुझे दे सकते हैं सभी बच्चे। मैं आप लोगों से कहूँगा इस प्रश्न के आधार पे आपको सबसे पहले जो कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य पता होना चाहिए। एक तो पूरा नाम इसका पता होना चाहिए, विदेशी अंशदान विनिमय अधिनियम है 2010 का है, ये तो इम्पोर्टेंट बात है जो कि आपको ये पता ही होना चाहिए। दूसरी बात अगर हम कहें तो किसी निगम के कर्मचारी के बारे में बात करना, किसी की विधायिका के सदस्य के बारे में बात करना, किसी पंजीकरण समाचार का प्रकाशन करना, ठीक है। ये ABC पार्ट भी बेसिकली इसके विदेशी अंशदान प्राप्त करने से रोका गया है, ठीक है। बाकी अविभाजित हिंदू परिवार को लेकर यहाँ पे इसको एलिमिनेट आप कर सकते हैं। तो जहाँ पर ABC आपको दिख रहा होगा, तो ABC आप जिसे ऑप्शन नंबर 3 में देख रहे हैं 15 का C वाला, तो ये विकल्प आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया कि भारतीय संविधान ने जो है भारतीय नागरिकों के लिए निम्नलिखित में से कौन से कर्तव्य निर्धारित किए हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में, है ना। आप आसानी से बता सकते हो, एक तो वैज्ञानिक सोच विकसित करना, दूसरा कि हमारी मिलीजुली संस्कृति को समृद्ध धरोहर को संभाल कर रखना, ये भी बात सही है। आय संबंधी असमानता को न्यूनतम करना, ये बेसिकली नहीं रिप्रेजेंट किया गया है, देश की रक्षा करने की बात कही गई है। तो आप तीसरे वाले को ऑप्शन में आप लगा सकते हैं। आधुनिकीकरण की क्या विशेषता है, आधुनिकीकरण की क्या विशेषता दर्शाई गई है। तो मैं आप लोगों से कहूँगा कि यहाँ पर आप लोग कह सकते हैं कि सामाजिक मूल्यों, उद्देश्यों और आकांक्षाओं में परिवर्तन के बारे में दर्शाया गया है। अतः विकल्प आपका यहाँ पर डी वाला जो ऑप्शन जाएगा, ये ऑप्शन आपका सही मान लिया जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल लेते हैं। निम्नलिखित में से क्या सामाजिक समूह कार्य का सिद्धांत है। अब देखो HB ट्रेकर अगर आपको याद है 1948 के अकॉर्डिंग, तो आप इनके बारे में पूरे डिटेल इन्फॉर्मेशन दे भी सकते हो क्वेश्चन नंबर 18 में, है कि नहीं। और अच्छा सवाल है, आप सब जानते भी हैं क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में। अगर मैं आपसे कहता हूं तो एक तो आपका हो जाएगा योजनाबद्ध समूह गठन का सिद्धांत, सतत व्यक्तिकरण का भी सिद्धांत, संसाधन उपयोगिता का भी सिद्धांत, मूल्यांकन का भी सिद्धांत। तो सभी सिद्धांत यहाँ पे करेक्ट जवाब है। मजदूर संघ के नैतिकता का एक सिद्धांत है और इसकी वकालत किसके द्वारा किया गया था क्वेश्चन नंबर 19 में। तो आप कह सकते हो कि महात्मा गांधी यानी MK गांधी जी के द्वारा ये चीज़ें रिप्रेजेंट हुई है। किसके प्रधानमंत्री काल के दौरान दूसरे राष्ट्रीय श्रम आयोग का बेसिकली गठन किया गया था। ये कार्यकाल के बारे में रिप्रेजेंट किया गया है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 20 में। और सही विकल्प यहाँ पर माना जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी का नाम। किसका नाम माना जाएगा, अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम माना जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 20 का पहला ही विकल्प बेसिकली यहाँ पे सही होगा। तो द्वितीय राष्ट्रीय श्रम आयोग भारत सरकार ने 15 अक्टूबर 1999 को गठित किया था, ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। दूसरा वाला तो अक्टूबर 1999 में ये बेसिकली गठित किया गया था। बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल रहा है परीक्षा के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो, ठीक है। एग्जाम में पूछा भी गया है कई बार। ये असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों के लिए न्यूनतम स्तर की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए छत्र कानून का सुझाव देने के परिप्रेक्ष्य में काम कर रहा था। और जो एक पहली राष्ट्रीय श्रम आयोग था वो बेसिकली 24 दिसंबर 1966 को हुआ था। पहला वाला ये पहला था। और ये उस समय जो अध्यक्षता कर रहे थे न्यायमूर्ति PB गजेंद्र गडकर महोदय थे, ठीक है, याद रखेंगे। गजेंद्र गडकर महोदय जी का नाम वहाँ पर देखने को मिलता है, ना कि MK गांधी जी का रोल देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये संदर्भ में आपको ये बातें जरूर ध्यान रखना होगा। पहला विकल्प सही है। क्वेश्चन नंबर 21 में निम्नलिखित में से किसके अध्ययन के लिए भागीदार अवलोकन सबसे उपयुक्त माना जाता है क्वेश्चन नंबर 21 में। और मैं आप सबसे कहूँगा कि एक तो जनजाति मानी जाती है, दूसरा निर्जातीय अध्ययन माना जाता है। विकल्प आपका यहाँ पर A और C माना जाएगा करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 22 में रॉबर्ट रेडफील्ड ने कम्युनिटी देखो लिटिल कम्युनिटी के बारे में बताया था। उसमें उन्होंने कुछ 4 प्रकार की जो है बेसिकली विशेषताओं के बारे में भी रिप्रेजेंट किया था। तो एक तो विशिष्टता था, दूसरा छोटा आकार को बेसिकली लघु आकार भी कहा गया था, ठीक है। ये चीज़ जरूर ध्यान में रखेंगे आप सभी लोग। और साथ ही साथ अगर मैं आपसे बात करता हूँ निवासियों की समरूपता पर भी बात किया था। एक आता है इसमें ना आत्मनिर्भरता, अन्य समुदाय पर निर्भर नहीं,
आत्मनिर्भरता शब्द आता है। तो 4 प्रकार की विशेषता आत्मनिर्भरता, या डी वाला यहाँ पे नहीं है, इसकी जगह आत्मनिर्भरता होता तो फिर सही हो जाता। तो ए बी सी को ध्यान रख सकते हो, ए बी सी वाले में आपका सेकंड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट मान लिया जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं हम लोग। यदि आप यूजीसी नेट की ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं या एमएसएसओ का आप ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं, तो मैं अपने यूट्यूब पर जो है बेसिकली इसको प्रोवाइड करा रहा हूँ, और आप इस नंबर पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। ये देखिए मेरा नंबर है 8506031308, इस पर आप संपर्क कर सकते हो। ठीक है, केजीएमयू की जो फीस है मैं आप लोगों को बता दूं, वो 3000 फीस रखी गई है केजीएमयू के। और यदि आप यूजीसी नेट की क्लास लेना चाहते हैं तो इसकी फीस मात्र 4000 रखी गई है। हिंदी माध्यम की क्लासेस हैं, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें करवाया जाता है आप लोगों को, है ना। डेली जो है बेसिकली क्लास होती है, गूगल मीट पे क्लास होती है, रिकॉर्डेड क्लासेस होती हैं, है ना। सारी चीज़ें बेसिकली उपलब्ध है। और अधिक जानकारी के लिए मेरा नंबर आप लोगों के पास है ही है, या तो डिस्क्रिप्शन में भी जाकर आप लोग नंबर ले सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं हम लोग। आगे फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट क्लास में और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ भी।